Hello everybody. Welcome to Vani Academy. I am Palak Agnihotri. And as you all know that we have already started our course from 15th June onwards, that is from yesterday, and we have completed our part 1 of Indus Valley Civilization. So today we are going to start the second part of our Indus Valley Civilization. So it's my request that you must watch that first part so that you can interlink the topics from the second part. तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जिन्होंने भी नहीं देखा है। और दूसरी बात ये कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले 4-5 सालों में इसके कम क्वेश्चंस आए हैं और आए भी नहीं हैं, और जितना भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसको बताया है इसमें। दूसरी बात, हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये यूपीएससी है, कभी भी चेंज हो सकता है पैटर्न, कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमको हर चीज़ पढ़नी है, मगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और ये चीज़ बताना चाहूँगी कि वानी मैम हैज़ स्टार्टेड अ फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी and it has been started on Unacademy from 15th June onwards, and that is from yesterday. So download the Unacademy app if you want an integrated and oriented preparation for your UPSC. So you must take the plus subscription by ma'am's referral code, that is Vani Mehra, VANIMEHRA। ये रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैम बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस का पूरा एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। साथ ही साथ आपको मैम की पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स ऑन डिफरेंट कोर्सेज, यू मस्ट वॉच द सेशंस एंड द कोर्सेज which Vani ma'am is starting. So let us start our topic, that is Indus Valley Civilization part 2. तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो कैसे आज के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़े जा रहे हैं लेकिन उसका कोई हमको रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम साथ साथ में कनेक्ट करते जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम में उनका क्या रेलेवेंस है, ताकि ये हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये टॉपिक है, ये न्यूज़ है 3 दिसंबर 2019 की, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है एस्टैब्लिश करने का एक म्यूज़ियम जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम। वो कहाँ पे एस्टैब्लिश करने वाली है? लोथल पे। लोथल क्या है? एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको डिस्कवर किया था 1954 में बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड ये क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर होगा आर्कियोलॉजी के लिए, और ये अंडर वाटर जो रिसर्चेज होती हैं, जैसे शिप ब्रेक होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंडर वाटर के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं आर्कियोलॉजी, मतलब क्या काम कर सकती है आर्कियोलॉजी अंडर वाटर, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी है, वो वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो उसका एक म्यूज़ियम सेटअप होने वाला है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनेस्को से ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो इस साइट को अपने लिस्ट में ऐड करें, यूनेस्को की जो लिस्ट रहती है उस पर। साथ ही साथ इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और कॉपरेशन रहा है आपके पुर्तगाल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी न्यूज़ रही 3 अगस्त की 2019 की ही, कि जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो लोगोग्राफिक थे। दैट वर लोगोग्राफिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोगोग्राफी? इट इज़ बाय यूजिंग वर्ड साइन, मीन्स वर्ड साइन का यूज़ हुआ रहा होगा उस स्क्रिप्ट में। पर्टिकुलरली वो कोई फोनोग्राम्स उसमें यूज़ नहीं हुए, जैसे कि कोई स्पीच साउंड जो है वो वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि एक नई चीज़ की, एक नई जानकारी की, कि हरियाणा में एक लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड फाइंड किया गया है वहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान। अब हमने करंट का तो प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ हमको मेंस के क्वेश्चन भी देखते जाना है, क्योंकि हमें एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। ये वीडियो तो आप देखेंगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ आउटलाइन क्या है स्टोरी की, लेकिन एनसीईआरटी रीड करना बहुत मस्ट है। जो ये कहते हैं कि आप एनसीईआरटी रीड मत करिए, हमारा वीडियो देख लीजिए, बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल आप ऐसी गलती अपने साथ मत करिएगा। तो इसलिए उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, चाहे कितना भी अच्छा वीडियो हो, किसी का भी हो। दूसरी बात, अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको
नए अपडेट्स मिल सकें। और अगर कोई सजेशन हो या कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मेन क्वेश्चन पे हम चलते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। डिस्कस। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है क्या कि जो अर्बन प्लानिंग और कल्चर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसने आज के प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में क्या इनपुट प्रोवाइड किए हैं। तो हम बहुत सारे चीज़ों को के पॉइंट्स लेके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अर्बन प्लानिंग बिफोर सेटलमेंट, लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक्स जो बेक्ड रहती थी वो, आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि आज ट्रांसफॉर्म हो गया है फैशन डिज़ाइनिंग के रूप में हमारे सामने। और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था इसका कि जो कोई बिल्डिंग होती थी उसे अलाउ नहीं किया जाता था कंस्ट्रक्ट होना, कहाँ पे, आर्बिट्ररी अपॉन अ पब्लिक हाईवे। तो ये सब चीज़ें जो हमने हैं ली हुई है वहाँ से, और इसको अच्छे से बहुत डिस्क्राइब करना है। आंसर राइटिंग भी सेशंस मैम लेती हैं, तो आप वानी मैम से कांटेक्ट करिए। वो कैसे होगा, आप उनकी पर्सनल मेंटरशिप पा सकते हैं उनका रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, और वहाँ पे आपके स्पेशल आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है सेकंड पार्ट से रिलेटेड। हमने ये 6 यूनिट से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो 5 यूनिट थे पहले ही हम अपने फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं। आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पॉइंट पे। तो अब वो मटेरियल्स कैसे प्रोक्योर करते थे, क्योंकि हमने बहुत जाना कि वो बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट जो हैं उसको मतलब उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने देखा कि हाँ ये आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हुए। तो अब हमें ये देखना है कि उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या रहती थी मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर आर्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन। मीन्स क्राफ्ट प्रोडक्शन, हमको कुछ भी बनाना हो, चाहे हमको ये ऐसी चीज़ें कुछ बनाना हो, मटके बनाना हो, कोई भी चीज़ बनाना हो, तो कुछ ना कुछ हमको मटेरियल लगता है। बिना मटेरियल के तो कुछ भी नहीं बनता। खाना भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब आप जाके कोई खाना बना पाते। चाय भी बनानी होती है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को फ्रेम करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो क्ले रहती थी वो तो लोकली अवेलेबल थी। मीन्स द क्ले वॉज लोकली अवेलेबल, बट मैनी ऑफ द थिंग्स सच एज स्टोन्स, टिम्बर्स, मेटल वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एल्यूवियल प्लेन। बट बहुत सारी चीज़ें होती थी जो प्रेशियस स्टोन वगैरह रहते थे, और बहुत सारे टिम्बर, मेटल, इन सब चीज़ों को बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं टेराकोटा टॉय मॉडल की, जो बुलक कार्ट वहाँ उसमें मिले। टेराकोटा टॉय मॉडल मिला हमको बुलक कार्ट का। ये सजेस्ट करता है साफ साफ कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है लैंड रूट्स में बुलक कार्ट्स का यूज़ होता रहा होगा उस समय। रेवराइन रूट्स और कोस्टल रूट्स जो रहे वो भी प्रोबेबली यूज़ होते रहे हों। तो इससे ये हमको मिलता है आइडिया कि हो सकता है कि वो बोट का भी मतलब उस समय बोट भी रही हो। तो हम आगे देखते हैं मटीरियल्स के बारे में और चीज़ें कि सब कॉन्टिनेंट से कैसे मटेरियल यूज़ किया निकाला जाता था, पाया जाता था, लाया जाता था, और उसके बाहर वाले क्षेत्र जो थे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसके बाहर वो लोग कैसे जाते थे और क्या क्या सामान लेके आया करते थे। तो हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से वो लोग प्रोक्योर करते थे मटेरियल्स को। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट नाम की जगह मैंने आपको बताई, दे वर नियर द कोस्टल एरियाज, सो वी कैन फाइंड दैट वहाँ पे शेल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती रही होगी। तो शेल्स मिलेंगे तो उनसे रिलेटेड क्राफ्ट वर्क भी हम करेंगे, इसलिए वो लोग वहाँ पे अपना एस्टेब्लिश करते थे सेटलमेंट, वहाँ पे जाके रहने लगते थे, और वहाँ की चीज़ों को पर्टिकुलर वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते थे। कुछ दूसरी साइट्स भी हैं, जैसे शोरतुगाई हो गई अफगानिस्तान में, वहाँ पे क्या मिलता था, लापिस लाजुली। ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, हाई वैल्यूड है। मैं आपको अभी अगली स्लाइड में इसका फ़ोटो दिखाऊंगी, आपको देख के लगेगा वाओ क्या स्टोन है मतलब। अब चलते हैं लोथल की तरफ। तो लोथल में क्या मिलता था, बहुत अच्छा सोर्स था ये कार्नेलियन का, जो भरूच से लाया जाता था गुजरात में। स्टेटाइट नाम का स्टोन जो हमने देखा कि वो सील्स बनाने में काम आता था, वो कहाँ से लाया जाता था, साउथ ऑफ राजस्थान से और नॉर्थ ऑफ गुजरात से। जो मेटल हुआ करते थे वो राजस्थान में मिलते थे। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें क्या चीज़ कहाँ मिलती है। अब बात करते हैं अनदर स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। दूसरी स्ट्रेटजीज क्या होती थी, पहले तो ये हो गया कि वो अपना एस्टेब्लिशमेंट ही वैसी जगह पे इस्टेब्लिश कर लेते थे जहाँ पे वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती थी। दूसरी बात क्या करते थे वो लोग कि अपने अभियान यानी एक्सपेंडिशन यानी कुछ अभियान भेजते थे कैसी जगहों पे, जैसे खेतरी रीजन में भेज दिया राजस्थान में कॉपर के लिए। अभी हमने पढ़ा कि मेटल कहाँ मिलते थे, राजस्थान में। अब यहाँ पे लिखा है राजस्थान कॉपर, ठीक है। तो अभी ये पता चल गया ना हमको कि कॉपर कहाँ मिल रहा है,
राजस्थान में भी पाया जा रहा है, ठीक है, और भी जगह में पाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर। तो दूसरी बात कि साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए मैंने पहले सेशन में बताया था, बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, देखिएगा वो वीडियो ज़रूर, कि कर्नाटका से गोल्ड प्राप्त हुआ। दूसरे एक्सपेडिशन भेजते थे वो लोग कई जगहों पे। तो ये एक्सपेडिशन क्या काम करते थे, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते थे लोकल कम्युनिटीज़ से वहाँ की। अब हम कहीं कोई बिजनेस पर्पज़ से कहीं जाएंगे तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ से हमारा जो है कम्युनिकेशन बनेगा कैसे ना कैसे करके। मीन्स मैं अगर जापान जाऊँ कोई काम के लिए, फॉर एग्जांपल आप ही जाएँ, तो जब वहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ के लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे, तो ऐसे करके क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन बनेगा वहाँ के लोगों के साथ। तो occasional finds of Harappan artifacts such as steatite microbeads in these areas are indication of such contacts। तो यहाँ पे भी कुछ हरप्पन आर्टिफैक्ट मिले ताकि ये पता लगाया जा सका कि यहाँ पे ये लेन देन का काम जो है वो चलता रहा होगा उस समय पे। अब बात करते हैं कि देयर इज एविडेंस ऑफ खेतरी एरियाज फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये दूसरे कल्चर का नाम भी दिया हुआ है गणेश्वर जोधपुर कल्चर का। इसमें भी बहुत डिस्टिंक्टिव मतलब नॉन हरप्पन पॉटरी वगैरह फाइंड की जाती थी और बहुत ही अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देखे गए। ये देखिए, सॉरी, ये है आपका लापिस लाजुली। मैंने कहा था ना बहुत प्रीशियस स्टोन और ब्लू कलर का है, हाई वैल्यूड है। ये लगता है जैस्पर है। ये भी कई स्टोन्स हैं जिनका यूज़ हरप्पन्स करते थे उस ज़माने में। यही सारे स्टोन्स हैं जिनसे वो लोग ज्वेलरी बनाते रहे होंगे। अब हम चलते हैं इस मैप पे। तो पहले हम देखते हैं, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये पेनिनसुला है। यहीं पर आजकल आपकी जो कंट्रीज़ हैं ओमान वगैरह, तो यहाँ पे जो कंट्री मगान लिखा हुआ है ये ओमान है प्रेजेंट डे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमान पाया जाता है। ये डिलमन मतलब कि आयरन ऑफ बहरीन वगैरह जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट डे। आप मैप खोल के बैठा करिए, बहुत ज़रूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, मैप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो डिलमन नाम की जो जगह है वो आइलैंड ऑफ बहरीन भी नाम से आज प्रेजेंट डे में है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेलुहा नाम की जो साइड दिख रही है, यहाँ पे पूरे में था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फैला हुआ था। तो हो सकता है यहाँ से ट्रेड, यहाँ पे मगान चलता हो, यहाँ पे ये मेसोपोटामिया जो है यहाँ पे ट्रेड इनका चलता हो सी रूट से या लैंड रूट से भी यहाँ से ये जा सकते हैं, ऐसे कवर करके यहाँ से ऐसे करके ये जा सकते हैं, ठीक है। या सी रूट से भी इनका ये जो है बोट के द्वारा ये सब यहाँ से या कुछ भी कनेक्शन हो सकता है, अपन को पता नहीं है। पर हम जो फैक्ट्स बताते हैं ये हम क्या करते हैं, एविडेंसेस पे रिले होके बताते हैं, बाकी कुछ एक कन्फर्म इनके बारे में पता नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में। जो कॉपर हुआ करता था, ये हरप्पन जो यूज़ करते थे वो, और जो कॉपर ओमानी कॉपर हुआ करता था, और हरप्पन आर्टिफैक्ट में जो ट्रेसेस हुए हैं वो निकेल उसमें पाया गया है। निकेल नाम का जो है मेटल एलिमेंट उसको पाया गया है वहाँ पे, कहाँ पे, ओमानी कॉपर में और हरप्पन आर्टिफैक्ट में। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल गुजराती जो खाने होते हैं उसमें हम देखते हैं शक्कर ज़्यादा होती है, या मतलब मीठा होता है वो खाना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्लेस में देख रहे हैं कि वहाँ पे मीठा है, या सॉरी जलेबी फाफड़ा देख रहे हैं कुछ भी, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं ना, हो सकता है ये गुजरात वाला हो, है ना। तो वैसी चीज़ कि ओमानी कॉपर जो होता है और हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में जो यूज़ हुआ वो सब उनमें क्या पाए गए, निकेल के ट्रेसेस पाए गए। तो इससे ये पाया जा सकता है कि कॉमन ओरिजिन रहा हो इन सब चीज़ों का। दूसरी बात कि हमने बहुत सारी चीज़ें ये देखी कि उनके कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे तब तो ये लेन देन का काम होता था। तो ये जो वेसल पर्टिकुलर ये वेसल दिख रहा है, ये डिस्टिंक्टिव टाइप मतलब कि एक बहुत विशेष प्रकार का वेसल है, जो एक लार्ज हरप्पन जार कहा जाता है इसको कोट किया गया थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से। इसको ब्लैक क्ले से कोट किया गया ताकि इसमें क्या ना हो, पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड ना हो। और ये जो जार है हरप्पन जार, इसको कहाँ पाया गया, ओमानी साइट्स में, इसको ओमानी साइट में पाया गया। इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इसमें कोई चीज़ भर के दी जाती रही होगी एक्सचेंज में कॉपर से, मीन्स ओमानी कॉपर के एक्सचेंज में ये हरप्पन्स ये सब चीज़ देती रहे होंगे लोगों को, है ना। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगान। अब मैंने बताया था पहले आपको मैप दिखा के कि हो सकता है कि मेसोपोटामिया और ओमान और इन सब में जो पर्टिकुलर ये प्लेसेस हैं इनमें कॉन्टैक्ट रहे हों आपस में। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप ये नोटिस करिए कि मगान नाम की जगह से ये कुछ मेसोपोटामियन टेक्स्ट बता रहे हैं कि मगान नाम की जगह से कुछ कॉपर का आना बना रहा। और
कुछ जगह कॉपर ऐसा भी फाइंड किया गया जो मेसोपोटामियन साइट्स में फाइंड किया गया, उसमें भी निकल के ट्रेसेस पाए गए। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई कांटेक्ट जो है वो रहा होगा इन पर्टिकुलर 3 प्लेसेस के बीच में, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और ओमानी साइट्स में जो पाया गया है। तो उससे हमको ये पता लग सकता है कि हाँ, इनके बीच में ट्रेड रिलेशन रहे होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारी जो कंट्री है उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ रहती हैं, हमारी कुछ पर्टिकुलर आइटम्स जो हैं वो फॉरेन एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने प्लेस का बताऊं तो यहाँ पे सुपारी के खिलौने बहुत फेमस हैं। तो यहाँ से जो सुपारी के खिलौने हैं वो इम्पोर्ट, मतलब जो यहाँ पे मतलब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो पर्टिकुलर इसी जगह पे ही वो बनते हैं। दूसरी बात, अगर हम कहीं भी फॉरेन में देखेंगे कि वहाँ पे सुपारी का खिलौना है, तो मैं पर्टिकुलर ये चीज़ नोटिस कर सकती हूँ कि वो मेरी प्लेस से गया होगा, है ना। सो वी कैन trace these things, okay, with these particular evidences. So there are evidences of boats also, as we can see in this particular seal which is depicting a boat. So the boat was known to those people probably, it is not confirmed. हर चीज़ यहाँ पे probable में ही चलती है। अब बात करते हैं सील्स, स्क्रिप्ट और वेट्स की। तो जो सील्स होती हैं, ये जिसको हम कहते हैं कि सील लगा देते किसी चीज़ में कि हाँ ये अथॉराइज हो जाता है फिर उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो जो सील्स होती थी वो फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब यूज़ होती थी, फैसिलिटेट करती थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। जैसे पर्टिकुलर कि इमेजिन कि हमने एक बैग लिया, उस तरह का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेजिन कि हमने एक बैग लिया गुड्स का, उसमें हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और वी हैव टाइड द माउथ of that particular bag from a rope and the knot was affixed with some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression। अब उसमें हमने सील प्रेस कर दी है। तो अगर बैग वहाँ पहुँचेगा और सील इंटैक्ट है, मतलब कि हम ये समझ जाएंगे कि उसको किसी ने भी टैम्पर नहीं किया, किसी ने भी इसके साथ छेड़खानी नहीं की। और दूसरी बात, ये एक आइडेंटिटी भी कन्वे करते थे लोगों की। अब एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक रहस्यमयी स्क्रिप्ट। अभी आपने आइडेंटिटी देखी है। दूसरी बात, ये मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी। ये देखिए, आप 3 सील्स दिख रहे हो इसमें, 1 2 3। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हाउ मेनी सील्स यू फाइंड हेयर। ये लगता है 1, ये 2, ये नीचे वाला 3, ये 3 सील्स दिख रहे हैं इसमें। अब हम ये देखेंगे एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, मतलब कि रहस्यमयी स्क्रिप्ट जो होती थी उनकी, वो कैसी होती थी। तो वो एक लाइन में लिखी हुई रहती थी और प्रोबेबली मतलब ये अज्यूम किया गया क्योंकि वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, किसी ने उसके बारे में पता नहीं लगाया है कि वो स्क्रिप्ट क्या है। तो ये हम सजेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली देयर मस्ट बी द नेम रिटन ऑन द टॉप और द टाइटल ऑफ द ओनर, एनीथिंग, एंड देयर वर मैनी एनिमल मोटिव्स ऑल्सो। वी कैन सी इन सम ऑफ द सील्स दैट एनिमल्स की पिक्चर ही बनी रही है। तो वो कुछ वैसे लोगों के लिए थी जो पढ़ नहीं सकते थे, कुछ ऐसे लोगों के लिए भी वो थी। दूसरी बात कि उसमें लॉन्गेस्ट जो इंस्क्रिप्शन पाए गए वो 26 साइंस थे उसमें, ठीक है। जो स्क्रिप्ट थी वो अनडेसिफर्ड है आज तक, मीन्स उसके बारे में कुछ पता नहीं है खास कि वो कौन सी लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली उसमें लिखा क्या हुआ है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, बस इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं थी, ठीक है। जो साइंस मिले हैं तो वो पर्टिकुलरली कितने हैं, समवेयर बिटवीन 375 to 400 साइंस मिले हुए हैं। इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा गया, इसका पता कैसे चलता है। जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड पे कुछ पर्टिकुलर स्पेस छोड़ते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। और अगर हमको वो चीज़ एक लाइन में ख़त्म करनी है तो लास्ट में आते आते हम एडजस्ट करते रहते हैं। तो बिल्कुल जब हम राइट साइड पे पहुंचते हैं लिखते लिखते अपनी कॉपी के या पर्टिकुलर बोर्ड के किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पे हम बहुत छोटा छोटा करके एडजस्ट करके वहाँ क्रैम्पिंग टाइप की हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे ये पाया गया कि जो सील्स थे हड़प्पन और ये स्क्रिप्ट्स वगैरह होती थी, उनमें जो होता था पर्टिकुलरली राइट साइड पे गैप रहता था, जैसे हमारे लेफ़्ट में रहता। और जब वो लिखना शुरू करते थे तो लेफ़्ट में आते आते तक क्रैम्पिंग नज़र आई, जिससे ये पता किया गया कि हो सकता है वो स्क्रिप्ट जो है वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखी जाती रही होगी। ये चीज़ें कहाँ पे लिखी गई, टैबलेट्स में, ज्वेलरीज में, बोन्स में, साइन बोर्ड्स में। मगर हो सकता है ये कुछ ऐसी चीज़ों में भी लिखी गई हों जो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है या ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि जो पेरिशेबल चीज़ें हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, उनमें भी ये चीज़ लिखी गई हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास उनके प्रूफ नहीं है।
अब वेट्स की बात अगर करते हैं हम, तो तौलने के लिए काम आते हैं, मेजर करने के लिए काम आते हैं ये। तो ये बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम है वेट का। यूजुअली ये एक स्टोन से बनते हैं जिसका नाम है चर्ट। सो हियर द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द चर्ट स्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेट्स एंड जनरली इट वॉज क्यूबिकल इन शेप विथ नो मार्किंग, मीन्स उसमें कोई मार्किंग नहीं रहती थी। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि वेट के बारे में एक बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि जो लोअर डिनोमिनेशन होते थे वेट के, वो होते थे 1, उसका जस्ट डबल 2, उसका जस्ट डबल 4। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई क्यूब रखा है, पर्टिकुलरली उसका वेट कुछ 1 है, 1 kg मान लीजिए आप, तो सेकेंड वाला वेट जस्ट उसका डबल होगा, फिर थर्ड वाला वेट जस्ट उसका डबल होगा, मतलब डबल डबल होते जाएंगे। ये लोअर डिनोमिनेशन है। और जो हायर डिनोमिनेशन है वो कैसे होते हैं? जो हायर डिनोमिनेशन है वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर 1 किलो का कोई वेट है तो उसमें 0.5 और मिला देंगे, यानी कि जो 1 है उसी का आधा और मिला देंगे, तो ये 1.5 kg का हो गया, या ग्राम। पहले तो kg ग्राम कुछ थे नहीं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि kg या ग्राम वहाँ उस समय पे होता होगा। kg ग्राम वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये उनके मेजरमेंट यूनिट थी। अब वो जो यूनिट लेके चलते हैं, बस इसमें इतना ये पता हुआ है कि डेसिमल फॉर्म में होते थे हायर डिनोमिनेशन, और लोअर डिनोमिनेशन जो होते थे वो होते थे एक बाइनरी फॉर्म में, जैसे कि 1 2 उसका जस्ट डबल 4। ठीक है, अब एंशिएंट अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो ये देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी इतनी बड़ी सोसाइटी और इतनी मैनेज्ड थी, इतनी सिविलाइज्ड थी कि हमको ये पता लग सकता है कि यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लिए जाते रहे होंगे। और द एक्स्ट्रा टेक फॉर इंस्टेंस, हम ये इंस्टेंस मान लेते हैं कि द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट एज एविडेंट इन पोट्री, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स, नोटेबली ब्रिक्स, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from जम्मू to गुजरात। तो यहाँ पे एक चीज़ और पता चल रही है हमको अलग सी कि जम्मू से गुजरात तक यहाँ ये पूरा सिविलाइजेशन फैला हुआ था, है ना, अगर हम टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे हैं या नॉर्थ टू साउथ बात कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरी बात ये करेंगे कि अब ये जो चीज़ें बताई गई हैं फर्स्ट पैरा में, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इतनी सारी मैनेजमेंट होती थी, ये सब ब्रिक्स वगैरह अलग अलग सेंटर में मैन्युफैक्चर होती थी ये, तो इनको मैनेज कौन करता था? ये कौन ऑर्गेनाइज़ करता था? ये जो एक्टिविटीज़ इनको कौन ऑर्गेनाइज़ करता है? आज जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है, या पर्टिकुलर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, या कोई कंपनी ऑर्गेनाइज़ करती है, कोई भी इवेंट होता है, ये कुछ लोग होते हैं जो उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज़ करता था? बात करते हैं आप पैलेसेस एंड किंग्स की। तो यहाँ पे ये एक बिल्डिंग मिली मोहनजोदड़ो में, जिससे ये पता चला कि हो सकता है कि ये पैलेस हुआ हो राजा का। ठीक है, और एक स्टोन स्टैचू भी मिली, आप देख सकते हैं ये स्टोन स्टैचू है, इसको क्या नाम दिया? प्रीस्ट किंग। अब हम देखेंगे कि इसको प्रीस्ट किंग नाम क्यों दिया गया। दिस इज़ बिकॉज, इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट फैमिलियर थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री में, वहाँ पे प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। तो उसके ही पैरेलल इंडस वैली रीजन भी चल रहा था, उसी के पैरेलल चल रही थी यहाँ पे भी सभ्यता। तो उन लोगों ने ये मान लिया कि ये भी प्रीस्ट किंग ही होंगे, है ना। बट एज वी विल सी द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट, नॉर आर देयर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज हु परफॉर्म दैम ऑल्सो हेल्ड पॉलिटिकल पावर। तो हमें यहाँ पे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा पता नहीं है हड़प्पन्स की। दूसरी बात कि अगर हमें ये प्रैक्टिसेस जो हैं पता भी नहीं है, दूसरी बात कि हमें ये भी नहीं पता कि कौन इन्हें परफॉर्म करता था, साथ ही साथ जो भी परफॉर्म करता था क्या उसके पास पॉलिटिकल पावर्स भी थी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, या सिर्फ उसका काम रिचुअलिस्टिक पर्पस में होता था, जैसे कि आज के प्रीस्ट हैं सिर्फ वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं और रिलीजियस चीज़ों में ही अपना इंटरफेरेंस दिखाते हैं, बाकी उनका पास तो कोई पॉलिटिकल पावर है नहीं। तो इसी तरह हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है पर्टिकुलरली कि जो हड़प्पन टाइम्स के लोग होते थे उनके पास भी, जो प्रीस्ट होते थे उनके पास भी पॉलिटिकल पावर होती थी या नहीं होती थी। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। उनका ये कहना था कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं है, नो रूलर, देयर वर नो रूलर एंड एवरीबडी एंजॉयड द सेम स्टेटस, मीन्स इक्वालिटी, मोटिव ऑफ इक्वालिटी वाज देयर एट दैट टाइम, और जो इक्वालिटी का थीम है वो वहाँ पे प्रीवेल करता था। मगर दूसरी तरफ अदर आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो सेड दैट नो सिंगल रूलर वॉज देयर बट several rulers were there, that Mohenjo-daro was governed by another ruler and many places Harappa was
गवर्न बाय अदर रूलर। सो ये चीज़ें पाई गई कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग रूलर, मगर yet other argue that there was a single state. Given the similarities in artifacts, the evidence for planned settlement, the standardized ratio of bricks size, and the establishment of settlement near source of raw material. तो जो रॉ मटेरियल पाया गया वहाँ पे, जो ब्रिक्स का सेटलमेंट था और भी चीज़ों का था, उससे बाद में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं था, बल्कि ये वहाँ के सिविलाइजेशन के जो लोग ही थे वही इन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करते थे आपस में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत गलत है, मैनेज कर सकते हैं। ये खैर एविडेंसेस है, इनमें इतना पावर नहीं है, मगर जब कुछ एविडेंसेस मिले उसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फ्रेम किया है फैक्ट। अब बात करते हैं इतना अच्छा सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ। तो 1800 1900 तक समथिंग ये एंड होना शुरू हो गया था। मैच्योर हड़प्पन साइट जो होती थी जैसे कि चोलिस्तान वगैरह, वो अबेंडन होना शुरू हो गई। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ कि जो उस पर्टिकुलर हड़प्पन साइट्स होती थी उनसे बाहर भी लोग मतलब जा के एक्सपेंड हो रहे थे। कई लोग कहीं सब कॉन्टिनेंट्स के अदर पार्ट्स में सेटल होना शुरू हो गए ये, ठीक है। जैसे गुजरात, हरियाणा, न्यू सेटलमेंट फाउंड किया गया, ठीक है। अब क्या होता था कि कुछ हड़प्पन साइट्स जो होती थी कंटिन्यू थी मतलब उस समय तक, मगर उनमें भी क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। जो मटीरियल कल्चर था वो भी डिसअपियर होने लगा धीरे धीरे करके। आर्टिफैक्ट्स जो उनके थे बहुत विशेष प्रकार के जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। जैसे कि वेट्स हो गए, सील्स हो गए, स्पेशल बीड्स हो गए, राइटिंग्स हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो गए, वो भी इनके धीरे धीरे अबेंडन होने लगे, ख़त्म होने लगे। और ये धीरे धीरे करके ऐसे ही समाप्त होता गया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी वो भी डिटीरियोरेट होती गई, ख़त्म होने लगी बिल्कुल, मतलब एकदम डाउनफॉल में होने लगा हर चीज़। पहले क्या अपराइजिंग नहीं हो रही थी, अब डाउनफॉल हो रहा था। अब हम ये देखते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लोगों का मैनेजमेंट है। ये भी एक हड़प्पन साइट ही है और इसमें देखिए ये जो ब्रिक्स हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में बने हुए हैं, एक से हैं। दो आज हमारे पास बहुत सारी मशीनरी है, मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, तब हम जाके ऐसे ब्रिक्स बना पा रहे हैं। और ये लोग आज से 4000 साल 4500 साल पहले की मतलब ये सभ्यता है। सोचिए उतने साल पहले कैसे ये सब डिज़ाइन होता रहा होगा। अब हम चलते हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम के एक टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको आज आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले तो वो किस पे रिले होते थे, उन्होंने क्या यूज़ किया, एविडेंस फ्रॉम मटेरियल रिमेन्स टू पीस टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री। मतलब एक बहुत ही शानदार और फैसिनेटिंग हिस्ट्री को एक साथ पीस करने के लिए उन्होंने पहले क्या लिया, एविडेंस लिया मटेरियल से, जो मटेरियल रिमेन्स रह गए थे वहाँ के, उनसे जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे। मगर वहाँ इसका दूसरा स्टोरी भी है, इसका दूसरा पहलू भी ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे मतलब डिस्कवर किया, ये तो हम अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हड़प्पन थे वैन उनका ड्यून हो गया, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो पूरी मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया बहुत ही ज़्यादा उसका। तो उसके बाद क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ग्रेजुअली उसके बारे में भूलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो मैन एंड वुमेन है वो एक बिगिन लिविंग इन द एरिया मिलेनिया लेटर। दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट। टोटल इस टाइम में ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर आप एक नदी के किनारे बैठे हो, उसके बाद वहाँ से एक बहता हुआ कोई पुराना सा मटका आ गया, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर का, उसमें कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बनी है, आप क्या सोचोगे, अरे हो गया कहीं से आया होगा, बहुत पुराना, किसी का छूट गया होगा, बह गया, ठीक है, ये सॉइल इरोजन हो गया और मिट्टी एक ऊपर लेयर, मिट्टी की ऊपर ही लेयर उठ गई और उससे आपने देखा कि यार ये सेकेंड लेयर पे कुछ पड़ा हुआ है सील टाइप का, अरे वाह ये तो बहुत ही पौराणिक लग रहा है, चलो क्या, मतलब अपन उसको ध्यान नहीं देते या हमको ऐसी चीज़ें मिल गई। तो ऐसे मतलब चीज़ें जो हैं सामने तो आई कभी ना कभी, मगर डिस्कवर नहीं हो पाई। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कनिंघम्स के कन्फ्यूजन पे। कनिंघम का कन्फ्यूजन क्या रहा, कनिंघम कौन थे, सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। तो
ही बिगिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, उन्होंने शुरू किया एक्सकवेट करना। उसके बाद उन्होंने क्या प्रेफर किया यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, जो पहले के एविडेंसेस रहते हैं उनको प्रूव कर मतलब उन पे बेस्ड अपना एक्सकवेशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी को डिस्कवर करना है मुगल्स के बारे में, तो वो बुक्स पढ़ेगा कि अकबरनामा, हुमायूंनामा कि किसने लिखा है और कैसे, मतलब इन सब चीज़ों पे वो रिलाई होना पड़ता है, उनको इन सब चीज़ों पे निर्भर होना पड़ता है। वैसे ही कनिंघम किस पे निर्भर होते थे, जो हिस्टोरिक मतलब उनको लगता था कि जो 6th सेंचुरी BC है, 4th सेंचुरी BC है, वही सबसे ज़्यादा मतलब पीक पॉइंट है हिस्ट्री का। उसके बाद उन्होंने क्या रेफ़र किया सॉरी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का उन्होंने कुछ अकाउंट्स रेफ़र किए, मतलब रेफ़र करते थे वो उस समय पे, क्योंकि जो हर्षवर्धन रूलर के समय पीरियड जो चल रहा था उस समय का, मौर्यन का समय जो चल रहा था डायनेस्टीज़ का, तो उस समय क्या होता था कि ये चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स है वो आते थे इंडिया और यहाँ के बारे में कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स देते थे अपना लिख के, तो उन्हीं को ये रेफ़र करते थे कनिंघम। ठीक है। और कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वेज। Okay, when he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कोई बीच का पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि एक इंग्लिश मैन ने कनिंघम को लाकर ये सील दे दिया, ये हड़प्पन सील है, आप देख सकते हैं सील को हमने पहले भी देखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो ऐसा सील ला के इंग्लिश मैन ने कनिंघम को दिया, तो उन्होंने क्या किया, वो अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सील को उस टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे जो टाइम पीरियड उन्हें नोन था, जो कि वो 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BCE जो है उस टाइम पीरियड के आसपास लेके अभी तक ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। भाई करेंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो हड़प्पन है और ये आज से 4000 साल पुराना है, तो इसका तो कोई मेल ही नहीं, तो ये उस पर फिट नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब आती है बात की ओल्ड न्यू सिविलाइजेशन की। ओल्ड न्यू सिविलाइजेशन की बात आती है तो हम ये बात करते हैं कि इसको ओल्ड न्यू कहा गया है। क्यों कहा गया? इसको ओल्ड न्यू इसलिए कहा गया क्योंकि न्यू तो इसलिए क्योंकि ये अभी रिसेंटली फाउंड हुआ, और ओल्ड इसलिए क्योंकि था तो सबसे ओल्डेस्ट, लेकिन फाइंड तो अभी हुआ है, इसलिए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन इसको बोला गया है। तो दयाराम साहनी जी का नाम भूलना नहीं चाहिए, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पन सील को डिस्कवर किया। दूसरी बात, सेकंड चीज़ ये रखलदास बनर्जी थे, उन्होंने भी सेम तरह के सील को डिस्कवर किया मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और उसके बाद इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड फाइंड क्या हुआ, एक एक्सकवेशन परफॉर्म हुआ जिसमें कि जॉन मार्शल जो थे उन्होंने क्या किया, 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI जो थे, उन्होंने अनाउंस ही कर डाला कि एक डिस्कवरी हुई है नए सिविलाइजेशन की जिसका नाम है इंडस वैली। पूरे दुनिया को ये बता दिया कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस नदी के पास, और 1924 में उसकी डिस्कवरी हुई जॉन मार्शल के द्वारा। अभी हम देखते हैं कि इनका पता कैसे चलता है, जो अभी हम पढ़ेंगे RM व्हीलर के बारे में। RM व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे तो RM व्हीलर का ये थ्योरी था उनका कि कैसे वो होता है, मतलब स्ट्रेटिग्राफी परफॉर्म होती है। स्ट्रेटिग्राफी मतलब लेयर की जो स्टडी होती है एक्सकैवेशन के दौरान, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे न्यूएस्ट लेयर होती है, जो सबसे नीचे रहती है सबसे ओल्डेस्ट लेयर होती है, क्योंकि ओल्डेस्ट वाली सबसे पहले आके सेटल हो जाती है, फिर उसके ऊपर नई नई लेयर्स आके सेटल होती है ना, इसलिए। तो न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। न्यू टेक्निक क्या थी? जो REM व्हीलर थे, मैंने बताया था ना, वो भी डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1944 में, और उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया कि ये बहुत नेसेसरी है कि हम स्ट्रेटिग्राफी फॉलो करें माउंड में। जो माउंड हमने दिखाया अभी आपको डायग्राम में कि एक एक लेयर रिमूव करेंगे तब जाके पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड को और कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, अगर कुछ वहाँ पे हमको मिलता है एविडेंसेस तो। अब बात होती है द फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की फ्रंटियर्स हैं, यानी ऐसे उसकी बाउंड्रीज हैं, वो अभी प्रेजेंट डेज की बाउंड्री से बहुत अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो इतना पुराना सिविलाइजेशन है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हाउएवर जो अभी जो हम देख सकते हैं कि
आफ्टर द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो पूरी जो टेरिटरी ज़्यादा से ज़्यादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किसके हिस्से में आ जाती हैं? पाकिस्तानी टेरिटरी में आ जाती हैं। अब यहाँ न्यू डिकेड्स न्यू इशू ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस where some archaeologists are often keen to obtain a culture sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific site. They also grapple with the wealth of artifact, trying to figure out the function these may have served. Since 1980s, there has also been growing trend. अब जैसे कि कोई नई चीज़ के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे जैसे सेल होती है, सेल से एग्जांपल लेते हैं, तो पता चल जाता है लोगों को, अरे बहुत बड़ी सेल है, ये सामान मिलने वाला है वहाँ पे, तो पूरे लोग आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, ठीक है। या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है वहाँ देखने के लिए कि क्या हो गया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होती है, ऐसा होता है ऐसा। तो ऐसे ही जब हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसका जब पता चला लोगों को, तो इंटरनेशनल में ये बहुत, इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही इंटरेस्ट की बात हो गई थी आर्कियोलॉजी की। तो स्पेशलिस्ट आते थे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट से और बाहर से भी, बहुत अब्रॉड से भी आते थे और जॉइंटली इस पर काम करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के ऊपर। ये बहुत सारे साइंटिफिक मेथड यूज़ करते थे, टेक्निक यूज़ करते थे इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, प्रॉब्लम क्या आती है पास्ट को पीस करने में। तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसने हेल्प नहीं किया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, ठीक है, इसने हेल्प नहीं किया, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि किन चीज़ों ने हेल्प किया? जो एविडेंसेस मिले उस पे बेस्ड ये सिविलाइजेशन की खोज की गई। जो मटेरियलिस्टिक जो एविडेंसेस मिले, जैसे कि ये तो पॉट वगैरह, स्टोन, बर्न क्ले और ये सब मिला, ये था इम्पॉर्टेंट, जिसने मदद की हम लोगों की ये सिविलाइजेशन को फाइंड आउट करने में। और जो कुछ चीज़ें होती रही होंगी, क्लॉथ, लेदर, वुड, ये सब तो पेरिशेबल चीज़ें हैं, ख़त्म हो गई समय के साथ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो रिसाइकल्ड हो गई और मतलब बनी रही, है ना, अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने हैं आज। तो इसमें यही चीज़ दिया हुआ है। अब पीस करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि पीस करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसके शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि जो आइटम्स ख़त्म हो गए तो हम उन्हें तो नहीं पीस कर पाए, उन्हें तो हम नहीं जान पाए कि उनका क्या, वो कभी एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हीं से हमें ये चीज़ें फॉर्म करनी पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट भी कोई ख़ास मदद नहीं की, क्योंकि स्क्रिप्ट में भी कुछ था नहीं ऐसा जिसका पता लगाया गया हो अभी तक, वो अनडेसिफर्ड है अभी तक। तो अब क्या करना है, क्लासीफाइंग फाइंड्स। अब जो फाइंड्स हैं उनको क्लासीफाई करना कैसे किया गया, तो आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स। वन सिंपल प्रिंसिपल, पहला जो प्रिंसिपल है वो ये था कि क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, पहले इनके टर्म्स पे क्लासीफाई किया गया चीज़ों को। द सेकेंड एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड इज सेकेंड चीज़ ये थी कि उनके फंक्शंस के टर्म पे, कि वो क्या फंक्शन करते हैं, उस हिसाब से उन्हें उस चीज़ में क्लासीफाई कर दिया। जैसे बीड्स, स्टोन वगैरह मिले तो हो सकता है जो बीड्स हैं वो ज्वेलरी बनाने के काम आते हो, तो उन्हें ज्वेलरी के फंक्शन में क्लासीफाई कर दिया। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज़ अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ। अब उन्हें ये भी पता लगाना है कि क्या वो टूल है या ऑर्नामेंट है, या वो दोनों हैं, या वो कुछ ऐसी चीज़ है जो रिचुअलिस्टिक यूज़ में आती हो। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेंबलेंस विद द प्रेजेंट डे। अब कोई भी आर्टिफैक्ट है उसको अगर हमको शेप करना है तो हमें उसके प्रेजेंट डे के रिलेवेंस को, या प्रेजेंट डे में उसका क्या काम होता है उसको जानना होगा। जैसे कि हमें कोई बीड्स मिला या कोई बहुत ही प्रीशियस स्टोन मिला, जैसे मान लो हमको मिल गया सफ़ायर, तो सफ़ायर हमें आज के टाइम पे ये पता चल रहा है कि सफ़ायर का यूज़ होता है, रिंग्स वगैरह बनती हैं, ज्वेलरीज वगैरह बनती है सफ़ायर की। तो अगर हमने ऐसा कोई सफ़ायर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पाया तो हम ये जान जाएंगे कि हाँ, हो सकता है पर्टिकुलर उस टाइम पे भी ये चीज़ें एज अ ज्वेलरी ही यूज़ की जाती हूँ। तो ऐसी चीज़ों से मिलाकर उन्होंने अपने पास्ट को जो है क्लासीफाई किया। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, जैसे कॉटन मिला तो उन्हें ये पता चल गया कि हो सकता है ऐसे कपड़े में यूज़ किया जाता हो, क्योंकि स्कल्पचर जो दिखे हमें प्रीस्ट किंग जो हैं उनके, तो उन्होंने कपड़े हुए पहने हुए कुछ कंधे में अपने, तो वी कैन फाइंड दैट दिस मस्ट बी ऑफ कॉटन, दिस मस्ट बी मेड अप ऑफ कॉटन ओनली, बिकॉज कॉटन की कुछ फाइंडिंग हो सकती है। वहाँ पे खेती होती थी मेहरगढ़ में, 7000 साल पुरानी बात है ये। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंटरप्रिटेशन में, तो ये इंक्लूड करता है टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन,
मतलब जो मिला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पता नहीं था कि किस में करें, वो हमसे अनफेमिलियर और अनयूजुअल थी, जैसे कि टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन मिली और ये सब चीज़ें। तो इनसे अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि पर्टिकुलर उस चीज़ का काम क्या था, या कोई हमको अजीब सी चीज़ मिली है ना, और हमको ये नहीं पता कि हम उसे किस कैटेगरी में डाल दें, किस कैटेगरी में डालें, कि क्या काम होता रहा होगा इसका। वी आर अनफेमिलियर। इफ़ वी आर अनफेमिलियर तो हम उसको किस में डाल देते हैं, रिलीजियस सिग्निफिकेंस में डाल देते हैं कि दे मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। क्या पता इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा हो। जैसे ये ज्वेल जो दिख रही हैं, ये इनको कहा गया है मदर गॉडेस, है ना। उसी तरह दीज आर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। ये जो फिगरीन दिख रहे हैं आपको बगल में, ये ठीक है। रेयर स्टोन स्टैचुरी फॉर ऑफ मैन in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priesting was also similarly classified in other instances. Structure have been assigned ritual significance. These include the great bath and fire altars found at Kalibangan and Lothal. तो कई चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इन सब चीज़ों के मिलने के बाद। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स की फिगर्स मिली हमको सील्स में, जैसे कि था यूनिकॉर्न। तो हम उन्हें डिपिक्ट कर देते हैं कि वो मिथिकल कैरेक्टर है। आज भी हम यूनिकॉर्न देखा नहीं हम लोगों ने, एक सींग वाला, तो हम उसको कह देते हैं वन हॉर्न जो हॉर्स होता है वो होता है यूनिकॉर्न, या वन हॉर्न जो रहते हैं, जो भी जानवर रहते हैं वो यूनिकॉर्न टाइप रहते हैं। तो उनको हम मिथिकल मान लेते हैं। अदर्स विथ प्लांट मोटिव जो मिले इंडिकेट नेचर वर्शिप। कुछ प्लांट मोटिव के मिले सील्स, तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है नेचर की पूजा की जाती हो, इसीलिए। एक हमको क्रिएचर मिला जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके किनारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्रॉस लेग करके बैठे हुए योगिक पोस्चर में, और उनके सामने बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटोशिवा या पशुपति। उनको नाम दे दिया हमने पशुपति या प्रोटोशिवा नाम दे दिया कि ये हिंदुइज्म के मेजर डिटीज़ में से एक है, अर्ली फॉर्म है उनका ये ऐसा। और कुछ ऐसे लिंग टाइप के हमको ऐसे ऐसे लिंग शेप के ऐसे ऐसे लिंग के शेप के मिले, तो हमने उनको कह दिया कि ये जो होते हैं हो सकता है ये शिवलिंग होते हों। लोगों ने उनको शिवलिंग टाइप का मान लिया कि हो सकता है शिवलिंग होते हों, जैसे आज होते हैं ना शिवलिंग, इस तरह। तो मैनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन रिलीजन आर मेड ऑन द अजम्पशन। कुछ चीज़ें रिलीजन की जो थी वो अजम्पशन पे बनी हुई हैं। मेजर चीज़ जो कुछ चीज़ें जो रिकन्स्ट्रक्ट हुई हैं बहुत सारी, उन्हें हमने क्या कर दिया कि वो उनका रिलीजन से हमने नाता जोड़ दिया कि ये थिंग ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ये है ये रिलीजन से जुड़ा हुआ। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस सिम्बॉलिज्म को दिखाते हैं। उसके बाद ये देखिए सामने पशुपति की मूर्ति दिख रही है, इसमें ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, इनको हम प्रोटोशिवा या पशुपति भी कहते हैं। और ये सील्स में पाए गए, इनमें कुछ ऊपर ये लिखा विखा भी हुआ है, और ये जानवर हैं बहुत सारे, इसीलिए पशुपति कह देते हैं। ये शिवाजी को बोला जाता है आजकल। अब ये टेराकोटा फिगरीन दिख रही है बुलक कार्ट का, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट ऐसे किए जाते रहोगे। तो ये जो सिविलाइजेशन है इसका एंड भी हो गया। एंड कैसे हुआ, धीरे धीरे सब जो सिटीज़ थी जैसे चोलिस्तान वगैरह वो अबेंडन होने लगी, और घर बनाने की जो टेक्निक्स थी वो डेटेरियोराइट होने लगी। इसी तरह बहुत सारे जो सेटलमेंट्स थे और आर्टिफैक्ट्स थे वो कम होने लगे, उनके बनाए टेक्निक जो रहती थी उनमें कमी आने लगी, बहुत सारी सिटीज़ अबेंडन हो गई। और जो एक्सपेंशन हो गया सेटलमेंट का, मतलब जो सेटलमेंट था वो एक्सपेंड हो गया और दूसरी जगह में, जैसे गुजरात हो गया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, तो ऐसे पार्ट्स में जाके एक्सपेंशन हो गया उनका। तो पर्टिकुलर वो साइड्स खाली हो गई, वहाँ पे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ पे उतने अच्छे आर्टिफैक्ट्स नहीं बनते थे। दूसरी बात हो सकता है कि नेचुरल कैमिटीज़ आई हो, या नदी सूख गई हो, या नदी ने अपना जो इंडस है उसने अपना पाथ बदल लिया हो, जिसके कारण ये सब चेंजेस आए और ये सिविलाइजेशन एंड हो गया। मगर पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ, ये आज भी एक क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा सिविलाइजेशन, बढ़ भी तो सकता था, हम भी तो पास्ट से आज तक चले आ रहे हैं ना, हमारे पूर्वज भी रहे होंगे, लेकिन वो इतना अच्छा सिविलाइजेशन अगर होता तो प्रेजेंट का जो मिरर है या प्रेजेंट का जो सीन है वो अलग होता। क्योंकि जब उस समय पे इतना डेवलपमेंट हो गया था, तो आज इतना डेवलपमेंट हो गया होता कि हो सकता है जिन्हें हम एलियंस कहते हैं या उनके जो हम स्पेसशिप वगैरह देखते हैं वो आज हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि इतना डिफरेंस है इतने साल का, तो इतना तो मेरे हिसाब से चेंज या हो सकता था टाइम मशीन डेवलप हो गई होती। होता नहीं है ऐसा, मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ हर चीज़ की हैं।
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो इसी के साथ आज हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, press the bell icon and subscribe our channel Vani Academy. We are here to empower, involve and encourage you. तो ये मैंने बेसिक्स पढ़ा रही हूँ और अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी हो तो आप अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं वानी मैम के साथ, वानी मैम का रेफरल कोड यूज़ करके। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही और ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।